नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। आज योजना आयोग के नए ढांचे को लेकर होगी चर्चा। तीसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर में 107 और झारखंड में 289 उम्मीदवार मैदान में। मंगलवार को होगा मतदान। लोक अदालतों ने एक दिन में निपटाए 1.25 करोड़ से ज्यादा मामले। राज्यों में लंबित मामलों में 9% की कमी। दिल्ली में 62,000 से ज्यादा मामले सुलझे। आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-16 का फ्रेंच गुयाना से सफल प्रक्षेपण। भारतीय संचार सेवाओं की क्षमता में होगा इजाफा। भारत का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए समय सीमा तय करने से इंकार। लीमा में समझौते को लेकर संशय बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें योजना आयोग को नया स्वरूप देने के मसले पर बातचीत होगी। बैठक में बदलते सामाजिक आर्थिक हालात के बीच मौजूदा योजना आयोग की जगह नई संस्था के स्वरूप, उसके दायरे और भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी। नई संस्था के आकार और कामकाज के तरीकों पर भी मुख्यमंत्री अपनी राय रखेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक आज की बैठक के बाद जो भी फैसला किया जाएगा उससे राज्य बेहतर स्थिति में होंगे। योजना सचिव नए संस्थान के कामकाज और रूपरेखा के बारे में प्रेजेंटेशन देंगे। माना जा रहा है कि नए संस्थान में 8 से 10 नियमित या कार्यकारी सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। बाकी सदस्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा नहीं लेंगी। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा शामिल होंगे। हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। विशाल, 15 अगस्त के बाद से जब से पीएम ने योजना आयोग की जगह नई संस्था को लाने की बात कही थी, ज्यादा से ज्यादा राय शुमारी की कोशिश जरूर की जा रही है। आज की बैठक में भी क्या मुख्यमंत्रियों के अलावा और विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आज की बैठक जो है वो पूरी जो विचार विमर्श की प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्रियों से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जो बैठक कर रहे हैं उसमें मुद्दा यही रहेगा कि जो राज्य सरकारें हैं और खासतौर पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या सुझाव है और उनका क्या मत है कि जो नई बॉडी जिसका गठन किया जाएगा प्लानिंग कमीशन की जगह पर, उसको क्या प्रारूप दिया जाए। और इसमें न केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहेंगे बल्कि दोनों ही तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी शामिल रहेंगे। पीएमओ के कुछ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों के साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग राज्यों के रहेंगे। पहली जो दिन के पहले हाफ में जो मीटिंग होगी उसमें सब अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद जो 3:30 से 5 बजे तक जो बैठक रहेगी सात रेस कोर्स रोड पर, उसमें केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्रियों ने जो मुख्यमंत्री नहीं आ पा रहे हैं और उन्होंने अपनी जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, जैसे आप बता रही थी बंगाल से फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचेंगे, वो सब बिना किसी अधिकारियों की मौजूदगी में बैठकर वो सब लोग चर्चा करेंगे। तो दिन भर चलने वाली ये बैठक है और 2 दौर बातचीत के रहेंगे। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि कुछ न कुछ जो कंक्रीट डिसीजंस हैं वो सामने आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस जानकारी के लिए। तो आज अहम बैठक होगी और नई संस्था को ऐसा बनाने की कल्पना की गई थी जो बदलते भारत, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करे, राज्यों की भागीदारी हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अब किस तरह का स्वरूप सामने आता है ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। और इसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को हुए आतंकवादी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। मारे गए आतंकियों के पास से मिले हथियारों और खाने पीने के पैकेट्स में पाकिस्तान की मार्किंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय लोकतंत्र पर हमला बताया है। उधर कश्मीर दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख ने कहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव में खलल डालने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बारामूला में उरी स्थित सेना के शिविर में मारे गए आतंकवादियों के पास से 6 AK-47 राइफल, 55 मैगजीन, 2 शॉटगन, ग्रेनेड और रेडियो सेट बरामद हुए हैं। हथियारों के साथ बरामद खाने पीने के पैकेट्स पर पाकिस्तानी लेबल लगे हैं।
सेना के मुताबिक ये साजो सामान पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख दलबीर सुहाग ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन हमलों की मंशा विधानसभा चुनाव में खलल डालने की है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बीते 2 हफ्तों में सेना प्रमुख का ये दूसरा घाटी का दौरा है। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय लोकतंत्र पर हमला बताया है। हजारीबाग की चुनावी रैली में उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उरी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार शुक्ला रांची के रहने वाले थे। कल कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज प्रयास किया। अमेरिका ने भी इन आतंकवादी हमलों की निंदा की है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को सहयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में भारी मतदान के बाद ये कार्रवाई हताशा में की गई है। जब से इलेक्शन शुरू हुआ है लगातार उनके अटैक बढ़ गए हैं। यहाँ पे भी सीमा का भी उल्लंघन हम देख रहे हैं बराबर हो रहा है। समझता है इस सख्ती से डील करने की जरूरत आ गई है हिंदुस्तान को। शुक्रवार को उरी हमले में सेना के एक अधिकारी सहित सुरक्षा बलों के 11 जवान शहीद हुए थे, जबकि इस हमले में 6 आतंकवादी भी मारे गए थे। शोपियां, सौरा और त्राल में भी आतंकवादियों ने हमले किए थे, जिसमें 2 आतंकवादियों के साथ 2 नागरिक मारे गए थे। इसके बाद से ही राज्य में हाई अलर्ट है। सेना के जवान सघन चेकिंग कर रहे हैं। तलाशी अभियान भी जारी है। सोमवार को कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी रैलियां होनी है, जिनके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार शुक्ला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर शनिवार रात रांची के उनके घर लाया गया। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नेता और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। संकल्प को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के व्यापारियों ने आज अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा और इस दौर में राज्य के 3 जिलों बारामूला, बड़गाम और पुलवामा की 16 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें बारामूला की 7, बड़गाम की 5, पुलवामा की 4 सीटें शामिल हैं। इन 16 सीटों पर कुल 107 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बड़गाम जिले की बीरवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने गंदरबल सीट से चुनाव लड़ा था। उनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के दौरान मंत्री रहे 3 नेताओं समेत कांग्रेस के ताज मोहिद्दीन, पीडीपी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर दांव आजमा रहे हैं। 25 नवंबर और 2 दिसंबर को हुए मतदान में सूबे में 71% से ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। झारखंड में तीसरे दौर के चुनाव के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 8 जिलों की 17 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों की सीटें हैं। इनमें 3 सीटें आरक्षित हैं। तीसरे दौर के चुनाव में बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो जैसे दिग्गज नेता मैदान में हैं। इस दौर में कुल 289 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के हजारीबाग में थे। उन्होंने राज्य के लोगों से झारखंड के विकास और सूबे को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कश्मीर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रदेश के लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार को श्रद्धांजलि देकर सभी शहीदों की कुर्बानी को नमन किया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की मजबूत सरकार बनाने की अपील की। अगर झारखंड के मतदाताओं ने इतनी भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को विजय न दिया होता तो दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं बन पाती। आगे के चुनाव के मतदान में भी पहले से ज्यादा मतदान करके भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार बनाना ये झारखंड के लिए बहुत आवश्यक है। झारखंड में 5 दौर में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 81 में से 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
पार्टी ने 8 सीटें सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शनिवार को पूरे देश में एक साथ लोक अदालत लगाई गई। दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के देश भर में 1.25 करोड़ से ज्यादा मामलों को निपटाया गया। मोटर दुर्घटना दावों पर अदालत में 3,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी बांटा गया। राज्यों में लंबित मामलों की संख्या में करीब 9% की कमी आई। सुप्रीम कोर्ट में 53 मामलों को सुलझाया गया। दिल्ली में 62,000 से ज्यादा मामले निपटाए गए। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट समेत देश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गई तो उनमें परिवादियों की भीड़ उमड़ आई। लोक अदालतों में शाम तक कई लाख परिवाद निपटा दिए गए। The Lok Adalat is the only place where both smile, both feel that okay they have got something, so they both are happy, and that is the way whereby you can bring peace, harmony, and happiness in the society. लोक अदालत में सभी परिवाद आपसी सहमति से निपटाए जाते हैं। इनमें मामूली जुर्माने और छोटे मोटे झगड़ों से जुड़े मामलों पर सुनवाई होती है। लोक अदालत का मकसद न सिर्फ अदालतों पर से मुकदमों का बोझ कम करना है, बल्कि इनके जरिए लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की कोशिश भी करना है। Do have Lok Adalat so that we can resolve the problems at a lower level, so that people may not be constrained to come to court to spend huge amount, and they can settle their disputes amicably out of the court. Somehow that concept was liked by everybody, and practically each and every state has accepted that concept now. देश में पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात के जूनागढ़ में लगाई गई थी। इसकी सफलता को देखते हुए देश भर में इनका आयोजन किया जाने लगा। पिछले साल 23 नवंबर को देश भर में लोक अदालतों के जरिए एक ही दिन में करीब 71 लाख मुकदमे निपटाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगले शैक्षिक सत्र से छात्रों को कॉलेज या राज्य बदलने पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल दिल्ली में एक सम्मेलन में दी। केंद्र सरकार के इस फैसले से उच्च शिक्षा के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले छात्रों को लाभ होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूल और कॉलेजों की नीतियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। अगले एकेडमिक वर्ष से स्टूडेंट्स को ज़्यादा चॉइसेस मिले कोर्सेज में विद इन द इंस्टीट्यूशन, और साथ ही सीमलेस मोबिलिटी पूरे राष्ट्र में हो। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो नौकरी की खोज में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं और अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ जाते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम की वजह से माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो माथापच्ची होती थी वो नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दुनिया के बेहतरीन 100 विश्वविद्यालयों में देश का कोई विश्वविद्यालय नहीं होने पर चिंता जताई। उच्च शिक्षा में कौशल विकास पर हुए सम्मेलन में शिक्षकों की कमी दूर किए जाने पर भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से टीचर्स की कमी है और इसी के लिए राज्य की सरकारों से हमने बार बार कहा है कि टीचरों की कमी को जल्द से जल्द पूरा करें, रिक्रूटमेंट का काम करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। बर्धमान ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार शाहनूर आलम को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आलम को असम से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पिछले महीने शाहनूर आलम की पत्नी को असम के बारपेटा से गिरफ्तार किया गया था। शाहनूर आलम को नलबाड़ी से बीती रात पकड़ा गया। आलम जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के लिए धन जुटाने का काम करता था। उसने जेएमबी के भारतीय गुट के लिए पैसे भी जुटाए। बर्धमान ब्लास्ट के बाद से ही वो छिपा हुआ था। एनआईए ने आलम का सुराग देने पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर रखी थी। शाहनूर आलम एरेस्ट हुआ नाছিলে। অসম আৰক্ষীয়ে কেইবাঠাইতো শাহনুৰ আলমক অলপ সময়ৰ কাৰণে বা কম ব্যবধানত আমি হেৰুৱাইছো। गिरफ्तारी से बर्धमान धमाके की जांच में तेजी आएगी। इससे पहले एक और आरोपी साजिद को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के खगरागढ़ में इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई थी। एनआईए इस मामले की जांच के दौरान कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ में नक्सली कमांडर उर्मिला वट्टी सहित 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उर्मिला वट्टी पर 8 लाख का इनाम घोषित था। नक्सल प्रभावित कोंडागांव और नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
और आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की है। देश के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-16 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसे आज तड़के फ्रेंच गुआना के एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस उपग्रह से भारतीय संचार सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता में इजाफा होगा, साथ ही आपात संचार सेवा को भी मजबूती मिलेगी। इससे पहले खराब मौसम की वजह से उपग्रह के प्रक्षेपण को 2 बार टाला गया था। भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-16 को तड़के 2:10 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसे फ्रेंच गुआना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन 5 रॉकेट के जरिए जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO से स्थापित कर दिया गया। इसके साथ डायरेक्टिवी-14 का भी प्रक्षेपण किया गया, जिसका निर्माण स्पेस सिस्टम ने किया है। इसका मकसद अमेरिका में डायरेक्ट टू होम टेलीविजन प्रसारकों को सेवा मुहैया कराना है। 3180 किलो वजनी GSAT-16 में 1718 किलो का प्रणोदक लगा है। GSAT में कुल 48 ट्रांसपोंडर हैं, जिनमें 24 सामान्य सी बैंड, 12 विस्तारित सी बैंड और 12 KU बैंड शामिल हैं। GSAT-16 में 2 उपकरण पैनल के अलावा सौर ऊर्जा पैनल भी लगा है। उपग्रह के पूर्व और पश्चिमी हिस्से में 2 डुअल ग्रेडेड रिफ्लेक्टर लगे हैं। हासन के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर से इसके कक्षीय संचालन की निगरानी की जा रही है। अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हुए GSAT-16 अगले 12 साल तक देश को सेवाएं देता रहेगा। GSAT-16 भारतीय संचार उपग्रहों में GSAT श्रृंखला का 11वां उपग्रह है और ये इनसेट 3E उपग्रह की जगह लेगा। ये सैटेलाइट सरकारी और निजी टीवी और रेडियो सेवाओं, बड़े पैमाने पर इंटरनेट और टेलीफोन ऑपरेशन को मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया है। रूस ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है और अमेरिकी प्रतिबंध से फर्क ना पड़ने की बात कही है। उधर अमेरिका ने कहा है कि रूस के साथ व्यापार के लिए उचित समय नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के पहले विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत रूस के खिलाफ किसी प्रतिबंध को नहीं मानेगा। व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए 10 दिसंबर को दिल्ली आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच 20 से अधिक व्यापारिक समझौते होने हैं। इनमें ऊर्जा से लेकर रक्षा उपकरणों के आयात और भारत से दवा सहित अन्य कई सामग्रियों का निर्यात शामिल है। India has said clearly that it cannot be party to any economic sanctions against Russia. We have an identity or similarity of views with Russia on important global issues, including on the threats from terrorism, particularly in our shared neighborhood, on multipolarity is an important element in the global architecture. उधर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मैरी हर्फ ने कहा है कि रूस के साथ व्यापार करने का ये माकूल समय नहीं है। हमने अपने सहयोगियों और साझीदारों को ये बता दिया है। रूस का कहना है कि अमेरिका ने सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर और उच्च तकनीक पर रोक लगाई है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वो व्यापार कर रहा है। अगर अमेरिका चाहता है कि अन्य देश रूस के साथ व्यापार न करें, तो पहले उसे अपने व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। Because it is the United States which has trade with Russia. By far, they are buying, for example, the engines for their satellite launchers. Most of the Boeings are built out of Titan, produced in the Russian Federation, as most of the software for the Boeing Corporation is produced in Russia. आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक प्रतिबंध के बावजूद अमेरिका ने रूस से कुल $21 अरब का आयात और $9 अरब का निर्यात किया। इसके विपरीत भारत और रूस के बीच कुल व्यापार ही सिर्फ $10 अरब है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बूंद बूंद पानी को तरसते मालदीव की मदद के लिए भारत आगे आया है। राजधानी वाले के एकमात्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने से पानी का संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। हिंद महासागर में चारों ओर पानी से घिरा मालदीव साफ पानी की कमी से परेशान है। भारत ने परिवहन विमानों और नौसेना के पोतों के जरिए करीब 200 टन पानी रवाना किया है। साथ ही INS सुकन्या और INS दीपक पोत को माले भेजा गया है। INS सुकन्या पर 35 टन पेयजल मौजूद है और इसमें 2 RO संयंत्र लगे हैं, जो प्रतिदिन 20 टन ताज़ा पानी मुहैया करा सकते हैं।
Total of 5 flights will carry 20 tons of drinking water today. The first flight has arrived, and I understand the second one should be reaching shortly. And we will have 3 more flights. Similarly, we will have another 5 flights tomorrow. So there will be 10 flights of drinking water to be carried. We've also made arrangements for 2 ships to move to Maldives. भारत की ओर से मदद का यह प्रयास उस वक्त किया गया जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को उनके मालदीव के समकक्ष ने फोन कर मदद मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। माले वाटर एंड सीवरेज कंपनी के जनरेटर कंट्रोल पैनल में 4 दिसंबर को आग लग गई थी। इससे संयंत्र को काफी नुकसान पहुंचा और पानी की आपूर्ति ठप पड़ गई। माले की 1,20,000 आबादी एकमात्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कृषि आय पर आयकर नहीं लगाने की नीति का फायदा गरीब किसानों की बजाय बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2012-2013 में 9 लाख से ज्यादा करदाताओं ने कृषि आय के आधार पर आयकर में छूट का दावा किया। आयकर में छूट किसानों की बेहतरी के लिए दी गई है, लेकिन इसका लाभ मोनसेंटो समेत बड़ी कंपनियों के हिस्से चला जाता है। खेती से हुई कमाई पर आयकर लगाया जाए या नहीं, इस पर लंबे वक्त से बहस जारी है। भारत में खेती से हुई कमाई पर कोई आयकर नहीं लगता। इस कवायद को किसानों को राहत देने और बाढ़ और सूखे जैसे हालात से निपटने में मदद के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस नीति का लाभ बड़े पैमाने पर किसानों की बजाय बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडी देना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जो स्मॉल जो फार्मर्स है उसको सब्सिडी नहीं दे रहे, लेकिन जो बिग फार्मर्स है, बिग कैपिटलिस्ट है, उसके लिए पूरा सब्सिडी उसके लिए है, तो वो बेनिफिटेड हो रहा है। राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक इस नीति का लाभ उठाने का दावा करने वालों की सूची में पहले 10वें पायदान तक कोई भी किसान नहीं है। 10 बड़ी कंपनियों ने कृषि आय का हवाला देते हुए 626 करोड़ 73 लाख की छूट का दावा किया है। इसमें मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड भी शामिल है, जिसने 39 करोड़ 49 लाख आयकर छूट का दावा किया है। वहीं पीएचई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 124 करोड़, जबकि कावेरी सीड्स लिमिटेड ने 108 करोड़ आयकर छूट का दावा किया। So depending upon their scale of operation, it is important to understand that whom you should tax and whom you should not tax. So there has to be a targeted taxation. 2012-2013 में 9 लाख से ज्यादा करदाताओं ने कृषि आय के आधार पर 18,000 करोड़ से ज्यादा आयकर छूट का दावा किया है। इसमें फॉर्च्यून 500 की सूची में शामिल कंपनियां भी हैं। आयकर कानून में विदेशी कंपनियों और लोगों को इस लाभ से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कृष्णानंद त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल और तमिलनाडु में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। केरल के पीड़ित जिलों में बत्तखों और मुर्गियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। केरल से तमिलनाडु को की जाने वाली चिकन की सप्लाई रोक दी गई है। केरल के अलपुझा, कोटायम और पठानमथिट्टा में करीब 2 लाख से ज्यादा मुर्गियों और बत्तखों को मारा गया। हालांकि डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पर हुई पक्षियों की मौत में H5N1 वायरस के इंसानों में फैलने की आशंका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार पोल्ट्री मालिकों को क्षतिपूर्ति दे रही है, लेकिन फ्लू के खतरे को देखते हुए पोल्ट्री व्यापार में भारी घाटा होने की आशंका है। கேரளாவில் ஏற்பட்ட பறவை காய்ச்சல் இதனால் இப்போ எங்களுக்கு நிறைய பாதிச்சிருக்குது. நாங்கள் விவசாயத்தில் முடியாதனால இந்த முதலீலாம் நாங்கள் பண்ணி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அப்படியே எங்கள் குடும்பத்தை பராமரிப்புக்கு இதுக்கு எல்லாம் தள்ளிட்டு இருக்கிறோம்। और खेल से जुड़ी एक अहम खबर, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पुरुष टीम की शुरुआत निराशाजनक रही है। पहले मैच में भारत को जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा। मैच के आखिरी मिनट में फ्लोरियन फुस के उम्दा फील्ड गोल की मदद से जर्मनी ने मेजबान भारत को 1-0 से मात दे दी। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में आखिरी वक्त तक भारतीय खिलाड़ियों ने उम्दा खेल दिखाया। हालांकि आखिरी मिनट में हुए गोल के खिलाफ भारत ने रेफरल मांगा, जिसे रेफरी ने नकार दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में जर्मनी के हाथों भारत की 9वीं हार है। भारत को अपने दूसरे पूल मैच में अर्जेंटीना से आज भिड़ना है। कल अर्जेंटीना को पहले पूल मैच में नीदरलैंड्स के हाथों 0-3 की हार झेलनी पड़ी थी।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले भीषण शीतलहर की चपेट में हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान शून्य के आसपास पहुंच गया है। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में न्यूनतम तापमान शून्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। किन्नौर जिले के कालपा में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल में जारी शीतलहर का असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग का मानना है कि 1-2 दिन में मध्य भारत तक ठंडी हवाएं अपना असर दिखाने लगेंगी। फिलीपींस में तूफान हॉगुपिट देश के पूर्वी हिस्से में पहुंच गया है। तूफान के कारण बिजली सप्लाई पर खासा असर पड़ा है। कई जगह पेड़ गिर गए, कुछ लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तूफान को देखते हुए फिलीपींस में तटीय इलाकों से करीब 7 लाख लोगों को हटाया गया है। हालांकि तूफान थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन हवा अब भी 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब ये तूफान ताकलुबन शहर की तरफ बढ़ रहा है, जहां पिछले साल हुए तूफान से हजारों लोग मारे गए थे। भारत ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए कोई समय सीमा घोषित करने से इनकार कर दिया। सोमवार को शुरू हो रही मंत्रिस्तरीय वार्ता में शामिल होने से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि पेरिस से पहले किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। इस बीच औद्योगिकरण के विरोध में लीमा में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लीमा में जारी संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन में कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। शनिवार को विकसित और विकासशील देशों ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की। लीमा सम्मेलन में शामिल होने से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने जलवायु संरक्षित करने के अपने लक्ष्यों पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। हमारा 20,000 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा का लक्ष्य था, उसको 5 गुना बढ़ाया है। 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य रखा है। 5 साल में वो हासिल करेंगे हम। भारत ने कहा कि तकनीक के विकास में मुनाफा नहीं देखा जाना चाहिए और पर्यावरण संरक्षक को बचाने की तकनीक दुनिया को मुफ्त दी जानी चाहिए। भारत ने विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए विकसित देशों से उन्हें पहले से घोषित मुआवजा देने की मांग भी दोहराई। विकसनशील देशों को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, जो कि 100 खरब डॉलर्स की कमिटमेंट दुनिया ने की थी, लेकिन 10 खरब डॉलर भी उसमें नहीं जमा हुए हैं। इस बीच लीमा सम्मेलन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। ब्राजील के आदिवासियों ने पेरू के समुद्र तट पर पहुंचकर नदियों के संरक्षण की मांग की। पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर लिखा था People's Rights Living Forests। Estão querendo construir a barragem no nosso rio aqui. O nosso rio para nós é rio sagrado, né? Então é por isso que nós viemos para cá, né? पेरू में सभी देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अगले साल क्लाइमेट चेंज पर पेरिस में होने वाली बातचीत से पहले किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा जाए। पेरिस में होने वाली डील ग्लोबल वार्मिंग पर क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेगी। हालांकि आम सहमति की उम्मीदें कम ही नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बोलीविया में लापोस शहर को विश्व के 7 नए अजूबों में शामिल करने के लिए रैलियां की जा रही हैं। 14 शहर नए अजूबों की इस प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंच चुके हैं, जिनमें बार्सिलोना, बेरूत, शिकागो, दोहा और डरबन जैसे खूबसूरत शहर शामिल हैं। बोलीविया के लोगों का कहना है कि लापोस की खूबसूरती को देखते हुए इसे 7 अजूबों में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन न्यूज़ 7 वंडर्स की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आज। योजना आयोग के नए ढांचे को लेकर होगी चर्चा। तीसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर में 107 और झारखंड में 289 उम्मीदवार मैदान में। मंगलवार को होगा मतदान। लोक अदालतों ने एक दिन में निपटाए 1.25 करोड़ से ज्यादा मामले। राज्यों में लंबित मामलों में 9% की कमी। दिल्ली में 62,000 से ज्यादा मामले सुलझे। आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-16 का फ्रेंच गुआना से सफल प्रक्षेपण। भारतीय संचार सेवाओं की क्षमता में होगा इजाफा। और भारत का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए समय सीमा तय करने से इनकार। लीमा में समझौते को लेकर संशय बरकरार।